Gulamgiri. One of the most vocal amongst the low caste leaders was ज्योति राव फुले। तो लो कास्ट लीडर्स में से सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लीडर्स में से एक लीडर थे ज्योति राव फुले, जिनका जन्म जो है वो 1827 में हुआ था और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी की। मतलब कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो स्कूल सेटअप किया था वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। On growing up, he developed his own ideas about the injustices of caste society. जैसे जैसे वो बड़े हुए, जिस तरीके के एक्सपीरियंस ज्योतिराव फुले ने किए, उस चीज से उनकी खुद की सोच जो है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ बन चुकी थी। He set out to attack Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. तो जो ज्योतिराव फुले हैं, वो ब्राह्मण्स की बहुत ही निंदा करते थे। इस चीज पे वो कड़े सवाल उठाते थे कि ब्राह्मण्स जो है वो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं दूसरों से। मतलब कि ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि भाई हम अपर कास्ट है, हम सबसे सुपीरियर हैं, सबसे ऊंचे हैं, बड़े हैं। तो इस चीज का के ऊपर ब्राह्मण्स के क्लेम के ऊपर जो ज्योतिराव फुले हैं उन्होंने आवाज उठाई। तो ब्राह्मण्स कहते थे हम आर्यंस हैं और इसलिए हम सुपीरियर हैं। तो फुले ने इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा जो है उसका क्रिटिसिज्म किया। फुले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स। फुले कहते हैं कि जो आर्यंस थे ना वो तो फॉरेनर थे, वो तो बाहरी देश से आए थे, who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country। तो आर्यन जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के, हमारे इंडिया के बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के जो हकीकत में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो है वो एक तरीके से उन्हें हराया और हमारी टेरिटरीज पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। Those who had lived here before the coming of Aryans, तो ऐसे लोग जो कि यहाँ पे आर्यंस के आने से पहले से रह रहे थे, उन लोगों पे क्या किया आर्यंस ने, उनको हटा दिया, उनके ऊपर जो है वो उन्होंने राज करना एक तरीके से स्टार्ट कर दिया, उनको हरा दिया और उनके ऊपर एक तरीके से रूल करने लग गए आर्यंस। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior as low caste people। अब जैसे जैसे जो आर्यंस हैं वो हमारे देश में आए बाहरी देश से और यहाँ के लोगों को उन्होंने हरा दिया, और जैसे आर्यंस ने अपने जो स्टैब्लिशमेंट है उसे और ज्यादा बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो डोमिनेंस क्रिएट करने लग गए, अपना जो है एक तरीके से वर्चस्व दिखाने लग गए, अपना दबाव बनाने लग गए। किसके ऊपर? जिस पॉपुलेशन को उन्होंने हरा दिया था, जो कि यहाँ के ओरिजिनली लोग रह रहे थे, उनको हरा के उनके ऊपर डोमिनेंस जो है वो लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, और जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उन्हें हराकर उन्हें इंफीरियर और उन्हें लो कास्ट पीपल मानने लगे थे। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। तो फुले कहते हैं कि ये जो अपर कास्ट लोग हैं ना, उनका हमारी जमीन पे कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है उनके हमारे जमीन पर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। और वो कहते हैं कि हकीकत में तो ये जो जमीन है वो इंडिजीनियस पीपल से बिलोंग करती है, उन लोगों को बिलोंग करती है, उन लोगों की ये जमीन है जिन्हें कि तुम लो कास्ट पीपल बुला रहे हो, जिन्हें कि तुम निचली जाति कहते हो, क्योंकि उन्हीं सो कॉल्ड निचली जातियों को तुमने हरा के हमारी जमीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो ओरिजिनली लोग जो हैं वो यहाँ के लो कास्ट वाले लोग हैं, जिन्हें कि तुम लो कास्ट बुला रहे हो, वो हकीकत में कोई लो कास्ट वगैरह नहीं है, राइट। फुले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यन रूल there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways। तो फुले कहते हैं कि आर्यनों के आने से पहले एक स्वर्णिम युग था, एक तरीके से गोल्डन एज थी, जिसमें कि जो वॉरियर पेजेंट्स हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे किसान जो कि वॉरियर्स भी थे, जो लड़ाके भी थे, वो लोग अपनी जो जमीनें हैं, मराठा कंट्री साइड जो है, मराठाओं वाली जमीन है, उसको वो टिल करते थे, उसको जोतते थे, उस पर खेती बाड़ी करते थे और बहुत ही जस्ट एंड फेयर वेज में करते थे। बहुत ही अच्छे से नेचर के साथ हारमनी बना के, सबके साथ भाईचारे से रहकर वो अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन चलाते थे। He proposed that Shudras, laboring caste, and Ati Shudras, untouchables, should unite to challenge the caste discrimination। तो फुले कहते हैं कि जो शूद्रास है, मतलब कि जो लेबरिंग कास्ट है, जिसे निचली जाति माना जाता है, और जो अति शूद्रास है, अति शूद्रास मतलब कि जो कि और भी ज्यादा निचली जाति के माने जाते हैं, जिन्हें लोग अनटचेबल्स कहते हैं, ऐसे लोगों को यूनाइट होना चाहिए, एक साथ इकट्ठे होना चाहिए और इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। The Shatya Shodhak Samaj, an association Phule founded, propagated the caste equality। तो ज्योतिराव फुले ने एक एसोसिएशन स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, ठीक है। तो इस एसोसिएशन ने क्या किया, कास्ट इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई, इस चीज पे जोर दिया।
In 1873, Fulle wrote a book named Ghulamgiri, meaning slavery. तो 1873 में फुले ने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। और गुलाम से आपको मतलब पता है, गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव। तो गुलामगिरी मतलब एक तरीके से स्लेवरी वाली जो प्रथा है, तो उस चीज से रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. अब आप सोच रहे होंगे कि जो फुले हैं वो तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते थे, वो तो ये जो जाति सिस्टम था उसके खिलाफ थे, तो ये गुलामगिरी कहाँ से आ गया, ये स्लेवरी कहाँ से आ गया? तो जब उन्होंने ये बुक लिखी थी ना, तो उससे लगभग 10 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा था। वो किसके खिलाफ था? स्लेवरी के खिलाफ था। अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम चला आ रहा था उसके खिलाफ अमेरिकन ने आवाज उठाई थी, और क्या हुआ वहां पे स्लेवरी जो है फिर वो खत्म हो गई, उस पर बैन लगा दिया गया। तो फुले ने ये जो बुक लिखी थी ये उन सभी अमेरिकन को डेडिकेट की थी जिन्होंने की स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाई, और एक तरीके से वो स्लेवरी सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बीच में एक लिंक दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में लोअर कास्ट का एक तरीके से वही हाल है जो कि अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स का था। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। भले ही यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, बट सिचुएशन जो है वो वैसी ही है जैसे कि किसी बंधुआ मजदूर की होती है, किसी स्लेव की होती। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो अपनी बुक है उसका नाम गुलामगिरी रखा, एक कनेक्शन दिखाने के लिए। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस बुक के माध्यम से फुले जो है वो पूरे तरीके से हर तरह की जो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती थी उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका विरोध करते हैं। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low caste. अब जो ज्योतिराव फुले थे वो ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट के बारे में ही सोचते थे, वो हर उस इंसान के बारे में सोचते थे जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अपर कास्ट वुमेन जो हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता था, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे, तो उनको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जो अपर कास्ट मैन है वो कोशिश करते थे। देखो, भले ही अपर कास्ट है, भले ही ऊंची जाति के हैं, बट वुमेन होने के कारण उन्हें जो है इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही थी, औरतों को जो है इनइक्वालिटी झेलनी पड़ रही थी। तो जो ज्योतिराव फुले थे वो अपर कास्ट में रहने वाली औरतों की जो है दुर्दशा, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे। साथ ही साथ जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, उनकी जो दुर्दशा हो रखी थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और लो कास्ट के साथ जो ह्यूमिलिएशन होती है, जो उनके साथ अब उनके लोग बेइज्जती करते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in the South. अब जैसे ज्योतिराव फुले ने इस तरीके से मूवमेंट छेड़ी कास्ट सिस्टम के खिलाफ, तो इसी तरीके से 20th सेंचुरी में भी जो दूसरे दलित लीडर्स थे उन्होंने एक तरीके से इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। उन्होंने इस लड़ाई को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उसको जारी रखा। जैसे कि हम कौन कौन से ग्रेट लीडर्स की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कि जो मराठा जो महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया है वहां पे उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। साउथ में बात करें तो ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही कुछ लीडर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, बट इंपॉर्टेंट लीडर्स की तरह आप इनका नाम याद रखें। राइट, मी हेयर एंड यू ओवर देयर, मैं यहाँ और तुम वहां। तो इस सेक्शन के द्वारा ये लोग हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? Fulle was also critical of anti-colonial nationalism that was preached by upper caste leaders. तो फुले जो हैं जो अपर कास्ट लीडर्स के द्वारा एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो छेड़ा जा रहा था, मतलब कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरीके से जो लड़ाई छेड़ी जा रही थी अपर कास्ट लीडर्स द्वारा, उसके वो थोड़े से खिलाफ थे, उसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे। अब आप समझोगे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाली लड़ाई के खिलाफ क्यों थे? तो देखो, मेनली वो ब्रिटिशर्स के होने वाली लड़ाई के खिलाफ नहीं थे, वो थे जिस तरीके से अपर कास्ट लीडर्स उस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे उसके खिलाफ थे। जिस तरीके से अपर कास्ट लीडर्स लोअर कास्ट वालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो उस चीज के खिलाफ थे। The Brahmins have hidden away the sword of their religion, which has cut the throat of the people's prosperity, and now go about posing as great patriots of their country. तो ब्राह्मणों ने उस धर्म की तलवार को छिपा लिया है जिसकी मदद से उन्होंने लोगों की जो समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका गला काट दिया। मतलब कि लोग जो अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, उस लाइफ की जो है
वो ब्राह्मणों ने धज्जियां उड़ा दी अपने कास्ट सिस्टम को लेकर, अपने धर्म के नाम, ठीक है। और अब जो है वो बड़े ही देशभक्त बने रहे हैं। मतलब कि पहले उन्होंने यहाँ के लोगों को एक तरीके से उन पे अत्याचार वगैरह किया, उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाया, कास्ट सिस्टम लागू किया, और अब वो हैं बड़े ही देशभक्त बने फिर रहे हैं। They give this advice to our Shudra, Muslim, and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the divisions between the high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes, and then it will be me here and you over there again. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये अपर कास्ट वाले लीडर्स जो कि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म लड़ रही हैं, जो कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हम शूद्रों को, हम मुस्लिमों को और हम पारसियों को, इनके युवाओं को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि हमें ये जो डिफरेंसेस हैं जाति के बेसिस पर, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब तक कि हम इन जाति के बेसिस पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। ये बात कौन कर रहा है? ये अपर कास्ट वाले कह रहे हैं। अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वालों को कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, ये जो ऊंच नीच का सिस्टम चला रहा है, इसे खत्म कर दो, हम सब एक बन जाते हैं। और जब हम एक बन जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। अब आप देखो, आपको अभी तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि देखो जो अपर कास्ट के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे खत्म कर देना चाहिए। बट बात तो सारी ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता कौन है? अपर कास्ट वाले ही तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो लोअर कास्ट वाले हैं वो थोड़ी कभी जाके किसी ब्राह्मण को कहते हैं कि नहीं तुम छुआछूत, हम तुम्हें छू नहीं सकते, तुम अछूते हो, तुम अनटचेबल हो। कोई लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाला किसी ब्राह्मण को, किसी अपर कास्ट वाले को जाके ये नहीं कहता। वो तो ये अपर कास्ट वाले हैं जो कि जिन्होंने लोअर कास्ट बना दिया, जो कि कुछ लोगों को लोअर कास्ट मानते हैं, कुछ लोगों को अछूता मानते हैं, जो कि कुछ लोग को कहते हैं कि तुम गंदे हो, तुम्हें हम छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। तो भाई ये डिस्क्रिमिनेशन चला किसने रखा है? अपर कास्ट वालों ने ही तो ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कौन करेगा? अपर कास्ट वाले लोग। और वही आके लोअर कास्ट वालों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन बंद करो। तो मतलब कि वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? ज्ञान तो उन्हें खुद लेना चाहिए। खुद जो है, खुद अपर कास्ट वालों को ये डिस्क्रिमिनेशन बंद करना चाहिए, और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले हैं उन्हें गले लगाना चाहिए। अब देखो, कोई अपर कास्ट वाला जाके किसी लोअर कास्ट वाले को गले लगाएगा तो क्या लोअर कास्ट वाला उसे मना कर देगा? कभी नहीं। वो तो कहेगा कि भाई बहुत बढ़िया है, हम तो सब इक्वल ही हैं। लोअर कास्ट वाला तो इक्वालिटी ही चाहता है ना। तो वही बात वहां पे जो ज्योतिराव फुले हैं वो ये इस चीज पे फोकस करना चाहते हैं कि ये जो अपर कास्ट वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं ना कि एकता का और ये डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने का, भेदभाव को बंद करने का, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। क्योंकि एक बार ये ब्रिटिशर्स वगैरह चले गए तो क्या होगा, ये अपना रूल यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेंगे, और क्या होगा कि फिर से क्या हो जाएगा कि हम यहाँ और तुम वहां, ठीक है, कि हम यहाँ ऊंचे ऊपर बैठेंगे और तुम वहां जमीन पे बैठोगे, हम ऊंचे हैं और तुम नीचे हो, फिर से वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक इनका फायदा चलेगा, जब तक कि ये ब्रिटिशर्स की पावर हटा के अपनी पावर नहीं स्टैब्लिश कर पाते, तब तक तो ये बड़ा यूनिटी का और इक्वालिटी का ज्ञान देंगे। और जैसे ही एक बार ब्रिटिशर्स चले जाएंगे और इनका राज जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, तब फिर से ये लोग जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखो, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो अपर कास्ट वाले करते हैं। कोई भी लोअर कास्ट वाला पर्सन जो है वो कभी भी नहीं कहेगा कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, हम नीचे बैठेंगे आप ऊपर बैठो जी, आप अपर कास्ट के। वो कभी ये नहीं कहेगा। वो तो हमेशा ये चाहेगा कि जहाँ सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग बैठे हैं वहां पे भी हम भी बैठे, हम भी तो इन्हीं की तरह हैं। वो ऐसा सोचेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है? ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट वाले लोग ही करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग इस चीज को समझें और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करें। और ये जो बात है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के टाइम की नहीं है, आज से 200 साल पहले की नहीं है। ये चीज हमें आज भी देखने मिलती है। आज भी हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने मिलते हैं कि जहाँ पे कास्ट के बेसिस पर लोगों को मारा जा रहा है, उन पे फाइन लगाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से एक दलित लड़का था 15 साल का, उसने पांडाल के किसी पोल को, जो उनका धर्म यात्रा वगैरह निकलती है, उसकी किसी पोल को उसने छू दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर 60,000 का जुर्माना लगा दिया। इसी तरीके से हम न्यूज सुनते हैं कि भाई किसी लोअर कास्ट वाले ने किसी नल से पानी पी लिया, अपर कास्ट के नल से पानी पी लिया, तो उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। तो थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड कंप्लीटली येट। मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, और ये हम सबको एज अ कम्युनिटी इस चीज पे काम करना होगा।
तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम भी इंसान हैं। इन 1927 अम्बेडकर से, तो 1927 में जो बी आर अम्बेडकर हैं वो कहते हैं, वी नाउ वॉन्ट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो वो कहते हैं कि टैंक मतलब क्या है, तालाब। तो वो कहते हैं कि हम अब सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए तालाब जाएंगे कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि जिस तालाब में वो नहाते हैं उस तालाब में वो लोअर कास्ट वाले लोगों को अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर तुम भी इसी तालाब में नहाओगे तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, इस तरीके से वो लोग कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है वो कहते हैं कि अब हम इसलिए टैंक जाना चाहते हैं, इसलिए तालाब में जाना चाहते हैं, ताकि हम भी ये बता सके कि हम भी इंसान हैं। Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism. तो अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है, हिंदू सोसाइटी जो है, इसे वापस से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसे वापस से एक तरीके से इसके जो बेसिस हैं उनको रीस्टैब्लिश करना चाहिए और दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो कि होंगे इक्वालिटी, कि सब लोग जो है एक समान है, और जो कास्टिज्म है, जो कि ये जाति सिस्टम है, उसका जो है वो खात्मा किया जाए। कि मतलब एक ऐसी हिंदू सोसाइटी हमें बनानी होगी जिसमें कि इक्वालिटी हो, सब लोग एक समान हो और जाति सिस्टम जैसे नाम की कोई चीज ना हो। जाति रहित जो है वो एक सोसाइटी हमें बनानी होगी। तभी हम सब लोग जो है वो चैन से जी पाएंगे और तब जाके जो है हमारा देश ओवरऑल तरक्की कर पाएगा।